हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी को कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। आज हम लोग क्या बात करेंगे। आज फिर हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन के तीसरी क्लास में आज प्रवेश कर चुके हैं और इस सेशन में आज हम लोग फिर लगातार पीवाईक्यू कुछ टेंटेटिव क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके पीवाईक्यू को लिए आपके पेपर के लिए बेनिफिट होगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देनी है, इम्पोर्टेंट है। वो शुरुआत में भी है और एक लास्ट में भी है। लास्ट वाली तो क्लास के एंड में बताएंगे, शुरुआत वाली सुन लीजिए आप लोग। आप लोगों के लिए एक सूचना है जो जरूरी भी है कि अपने ही चैनल सक्सेस वाला जेई, अपने ही चैनल पे सक्सेस वाला जेई में इसी का दूसरा चैनल, उस पर आज से नहीं कल से नॉन टेक्निकल की क्लास शुरू हो गई है। नॉन टेक जिसे रीजनिंग, जीके, जीएस, आपके जनरल अवेयरनेस और ये सारी क्लासें आपको उस चैनल पे मिलेंगी। सक्सेस वाला मेन चैनल पे आपको टेक्निकल की क्लास मिलती रहेगी जो कि मैं आपके सामने आऊँगा। नॉन टेक की क्लास के लिए आपको सक्सेस वाला जेई जो कि इसकी चैनल पेज में ऐड है, वो चैनल उस पर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, वहाँ पे आपको मतलब मिल जाएगा। कहने की ये है हमारा मतलब कि आपको मतलब दूसरी क्लास भी मिल रही है। ऐसा मत सोचे केवल सर टेक्निकल पढ़ा रहे हैं। नॉन टेक की आपकी क्लासें उस चैनल पे मिलती रहेंगी। और भी रीजनिंग की डेली क्लास आपकी जाएगी। उसके बाद हम लोग जीएस शुरू करेंगे, जनरल अवेयरनेस शुरू करेंगे। तो आप सबको और क्या बताया जाए, बस सब सारी पुरानी बातें हैं, कुछ नया है नहीं। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ पे आज हम लोग फिर पीवाईक्यू के लगातार 20 क्वेश्चन लाए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। लगातार आज तीसरी क्लास है, तो पिछली क्लास में कैसा रहा आप सबको, मजा आया? कुछ कमेंट कम आ रहा है क्या इस समय? आ रहा है। अच्छा चलिए फिर ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन आज ज़्यादा हमारा सॉइल मैकेनिक्स से होगा। अभी तक बीएमसी था, ज़्यादा क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स से होगा आपका, मृदा यांत्रिकी से। तो पहला क्वेश्चन हमने लेके आए हैं आप सबके लिए, मिट्टी के गठन के चक्र। व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं आप सबके लिए, बार बार लिखते हैं, फिर समझाते हैं, फिर नोट करते हैं, फिर लिखते हैं, तो इसलिए आप लोग हेल्प में रहिए। मिट्टी के गठन के चक्र, जो आपकी मृदा बनती है, जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उसका क्या रीजन है? आपको जिस दिन सॉइल पढ़ाया था बताया था उसके बनने का रीजन क्या होता है। पहले तो वो एक रॉक होती है, उस रॉक के बाद उसका वेदरिंग होता है, उस रॉक के वेदरिंग के बाद उसका क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद उसका अपहेवल होता है, अपहेवल के बाद वो फिर डिपोजिशन होता है, उसका डिपोजिशन होता है, फिर वो रॉक बन जाती है। सबसे पहले रॉक होगी, फिर उसका डिपोजिशन होगा, फिर उसका परिवहन होगा। इस प्रकार से वो क्या बन जाएगी? फिर आपकी चट्टान बन जाएगी उठान के बाद। तो ये आपका हुआ कि रॉक के बाद वेदरिंग, वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद अपहेवल, उसके बाद डिपोजिशन, फिर उसकी जमा हो जाएगी उठान के बाद, वो फिर क्या बन जाएगी? रॉक बन जाएगी। तो ये होता है सॉइल के फॉर्मेशन का एक चक्र होता है, एक साइकिल होता है कि किस फॉर्म में हमारी सॉइल बन के तैयार होती है। तो इस ऑप्शन को आप नहीं लाए थे, हम सीधा आपको समझाने के लिए लेके आए थे कि रॉक होती है, रॉक का वेदरिंग मतलब विघटन होता है वायु के द्वारा, जल के द्वारा, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह सॉइल बह के जाती है, फिर कहीं ना कहीं उसका उठान होता है, फिर वो डिपोजिशन होती है। इस प्रकार से सॉइल का निर्माण होता है। दैट इज क्लियर? ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वायु द्वारा लाई गई सॉइल को क्या कहते हैं? जिसे आपको सॉइल को डिफाइन भी किया गया था मनी टाइप से, जिसमें था कुछ सॉइल आपकी वाटर के द्वारा लेके आते हैं, कुछ सॉइल आपकी ग्रेविटी के द्वारा आती है, कुछ सॉइल आपकी एयर के द्वारा आती है। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वहाँ पर जो सॉइल आपकी बाय द एयर आती है, मतलब उड़ के आती है, वायु के माध्यम से आती है, उस सॉइल को क्या बोलते हैं? तो नोट कर लीजिए आप लोग ऑप्शन। मरीन सॉइल क्या होती है, पहले तो इसको समझिए। जो आपकी सी के द्वारा लाई जाती है, सी मतलब समुद्र, जो सॉइल आपकी समुद्र के द्वारा लाई जाती है उसे बोलते हैं हम लोग मरीन सॉइल।
दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया था एओलिन सॉइल। ये सॉइल आपकी वायु के द्वारा लेके आई जाती है, इसी को बोलते हैं एओलिन सॉइल। दैट इज क्लियर, आपका आंसर हो गया एओलिन सॉइल। ये वायु के द्वारा लेके आई जाती है। दूसरा सॉइल हमने लिखा था मरीन सॉइल, ये आपका समुद्र के द्वारा बहा के लाई जाती मिट्टी होती है। क्लियर हो गया, समझ में आइए। आगे चलते हैं, तीसरा क्या लिखा है, रेत के कण किससे बने होते हैं? जो आपके सैंड के पार्टिकल होते हैं, सैंड पार्टिकल, वो किस चीज से बने होते हैं? जो आपके सैंड के पार्टिकल होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? तो कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, केलोनाइट, चट्टानी खनिज, इलाइट। ये सब तो आपके मिनरल हैं सारे। इलाइट भी आपका मिनरल है क्या? बिल्कुल, ये सब आपके मिनरल हैं। बट आपका जो चट्टानी खनिज है, जो रॉक मिनरल होता है, वो आपके सैंड में पाया जाता है। सैंड क्या होता है? जो आप बालू देखते हैं चमकती हुई, इसी को बोलते हैं सैंड, मूरम सैंड होता है। उसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है? चट्टानी खनिज। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? चट्टानी खनिज। आगे चलिए, और कौन सा दिया गया, कौन सा एक क्ले मिनरल नहीं है? कुछ ऑप्शन दिए गए, आपको पूछा गया इसमें से कौन सी मृदा का घटक नहीं है, खनिज नहीं है, कि वो सॉइल में नहीं पाया जाता। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, एलाइट, मॉन्टी मोरिलोनाइट और इलाइट। अभी अभी आपने पढ़ा कि ये क्या है सर, हमारा एक मिनरल है। मॉन्टी मोरिलोनाइट क्या होता था? काली कपासी मृदा में पाए जाने वाला एक मिनरल होता था, जो कि वाटर के संपर्क में आने पे क्या हो जाता था, एक्सपैंड हो जाता था, फैल जाता था। वाटर के निकलने पे क्या हो जाता था, सूख जाता था, श्रिंकेज हो जाता था। ये एक प्रकार का मिनरल है। ये कहाँ पाई जाती है? ब्लैक कॉटन सॉइल में, काली मृदा में पाया जाता है। क्या? मॉन्टी मोरिलोनाइट नामक एक तत्व पाया जाता है, जिसके कारण आपकी मृदा जो है पानी पड़ने पे फूल जाती है, पानी निकलने पे श्रिंकेज हो जाती है, मजबूत हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इसलिए ये फाउंडेशन के लिए मतलब क्या है, इफेक्ट नहीं, मतलब फाउंडेशन के लिए अच्छी मृदा नहीं होती। तो कौन सा बचा सर हमारा? एलाइट। इसको भी आपको पढ़ाया कि एलाइट क्या होता है। आपको मैंने ईंट जब पढ़ा रहे थे, क्या ईंट, उसमें एलाइट, बेलाइट, सलाइट पढ़ाया था। तो ये वही है बोआ कंपाउंड के लिए, इसलिए ये हमारा मिनरल कंपाउंड नहीं है। नोट कर लीजिए। ये कुछ 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है आपके सामने। इनमें से पहले का ऑप्शन हमने ये ग्राफ बताया। दूसरे के लिए वायु के द्वारा लाई गई सॉइल एओलिन। रेत के कण किससे नहीं बने होते, किसके बने होते हैं? चट्टानी खनिज के बने होते हैं। कौन सा एक क्ले मिनरल नहीं है? एलाइट आपका क्ले मिनरल नहीं है। दैट इज क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है ना सभी को? सारी चीजें समझ में आ रही कि नहीं? जहां प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं, आगे अपने क्वेश्चन को बात करते हैं। 5वें नंबर पे आते हैं। पांचवा आपको दिया गया, किस प्रकार की मृदा का परिवहन बाई ग्रेविटी के द्वारा होता है? कई टाइप आपको बताया था, वाटर, बाई एयर, बाई ग्रेविटी। तो एक पूछ लिया गया बाई ग्रेविटी। 3 ऑप्शन दिए गए, ड्रिफ्ट सॉइल, खुदाई के द्वारा, मरीन सॉइल, सी के द्वारा। बचा क्या? टेलफ। हिंदी वाले लिख लीजिए, फिर टेलफ बोलते हैं। एक ये भी एक प्रकार की सॉइल होती है जो कि बाई ग्रेविटी के द्वारा आपको लाई जाती है, टेलफ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, 2016 एसएससी जेई 2016, एसएससी जेई 2016 का क्वेश्चन है कि बाई ग्रेविटी के द्वारा कौन सी सॉइल लेके आई जाती है? तो टेलफ। नोट कर लीजिए, टेलफ। अगला देखिए, सैंड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी एफजी कितना होता है सैंड का? कुछ नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 2.6 एकदम करेक्ट आंसर, 2.6 फैक्चुअल है, याद रखना होगा आपको कि सॉइल में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना लेते हैं, 2.6 लेंगे। दैट इज क्लियर। नहीं दिया गया तो अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने, किस बल के कारण मृदा के कण एक दूसरे से बंधे होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्यार क्यों होता है भाई? एक लड़की एक लड़का के साथ ही प्यार क्यों होता है? एक रिलेशन दूसरे रिलेशन से बंधा क्यों होता है? सब में कुछ ना कुछ गुण है, अट्रैक्शन का गुण है, कुछ मतलब प्रॉपर्टी है। ऐसे ही सॉइल के कण एक दूसरे से क्यों बंधे होते हैं? है क्वेश्चन में दम। 4 ऑप्शन दिए गए। वांडरवाल है, एक इक्वेशन होती है, वांडरवाल समीकरण, बल होता है इसके द्वारा। सेंट्रीफ्यूगल, इसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय लिख लीजिए। ग्रेविटेशन को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण।
जिस बल के कारण पृथ्वी एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचती है, कोई सामान ऊपर गिरते नीचे आ जाता है। किसने बताया, न्यूटन ने। सेब गिरा तो इन्हें ग्रेविटेशन याद आ गया, हम लोग होते खा लेते, बात खत्म। भाई न्यूटन ने क्या किया, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक सेब गिर गया। इन्होंने कहा ये गिरा क्यों, भाई आज का इंसान होता तो क्या करता, सेब खा लेता, कहता गिरा होगा, हमको क्या मतलब। इन्होंने ग्रेविटेशन बना दिया। एक क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण। डेली लाइफ में यूज होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रिक्शन। रिलेटिव आपका जब कोई सापेक्षिक गति होती है अपोजिट डायरेक्शन में, उनके बीच जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। आपके टायर क्यों घिस जाते हैं, फ्रिक्शन के कारण। आप ब्रेक लगाते हैं, साइकिल क्यों रुक जाती है, फ्रिक्शन के कारण। आपके द्वारा फेंकी गई गेंद जमीन पे कुछ देर जाके रुक जाती है, क्यों, दैट इज फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन। घर्षण, घर्षण मतलब घर्षने से, जब दो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, एक इधर चले एक इधर चले, उसे बोलते हैं फ्रिक्शन। इनको कम करने के लिए क्या यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट। जैसे मोबियाल डालते हैं, आप देखा होगा गाड़ियों में क्या डालते हैं, मोबिल डालते हैं, मोबियाल। लुब्रिकेंट में ग्रीस लगाते हैं, देखा है नहीं देखा आप लोगों ने। क्या होता है, साइकिल तेज चलने लगती है, मोबियाल डालते हैं, इंजन उसके जो है उसके पार्ट जो घिसने नहीं पाते, तो उसको दूर करने के लिए फ्रिक्शन को लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, स्नेहक का। तो ये तीनों वर्ड क्लियर। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, कोई बल अब केंद्र की ओर लगे। तो क्या बचा हमारा सन, वांडरवाल के द्वारा। नोट कर लीजिए, 100% पूछा जाएगा कि सॉइल के कण एक दूसरे के द्वारा कैसे बंधे होते हैं। तो वांडरवाल इक्वेशन है, इस बल के द्वारा ये एक दूसरे में चिपके होते हैं, क्या बोलते हैं, वांडरवाल बोलते हैं। दैट इज क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। फिर एक क्वेश्चन नोट करके आपके सामने लेके आए हैं, न्यूमेरिकल है। दिया गया था W इक्वल टू 200%, जी आपको दिया गया 2.6, ये आपको फाइंड आउट करना है। एक फार्मूला भी लिख के लाए हैं। W क्या होता है, वाटर कंटेंट है, आप लोग को तो पता ही नहीं होगा अभी। वाटर कंटेंट जलांश होता है। G क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। E क्या होता है, वाइड रेशियो। क्या होता है, वाइड रेशियो। फार्मूला क्या होता है, W इक्वल टू E इंटू एफ अपान जी। एफ क्या लिया जाएगा, 1 सेचुरेशन है, F1 फार्मूले पुट कर दीजिए। E की वैल्यू क्या है, फाइंड आउट करनी है। F की वैल्यू 1, G की वैल्यू 2.6 इक्वल टू W क्या है, 200% है, नंबर में लिखेंगे क्या हो जाएगा 2। तो E की वैल्यू क्या आ गई, 2.6 इंटू 2, दैट इज E की वैल्यू 5 ये आपका आंसर हो गया। बस फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा। W आपको दिया गया था, वाटर कंटेंट 200% है किसी का, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई थी 2.6, E की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। E क्या होता है, वाइड रेशियो, कितना उसमें वाइड है सॉइल में। फार्मूला होता है W इक्वल टू E अपान एफ अपान जी। E क्या है, वाइड रेशियो, F क्या है, सैचुरेशन, G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। परसेंटेज में उसको चेंज कर दिया, 2 आ गया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। F की वैल्यू 1 लेनी थी आपको, दैट इज क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे चलते हैं, जो नफा में आया हो देख लीजिए एक बार, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। समझ में आ रहा है सारी चीजें, नोट कर लिया, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। चलिए आगे शुरुआत करते हैं हम लोग। थिक्सोट्रॉफी क्या होता है, व्हाट इज थिक्सोट्रॉफी। ये वर्ड खूब पूछा जाता है एग्जाम में। थिक्सोट्रॉफी होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। आपने देखा होगा मिट्टी को डिस्टर्ब सॉइल, अनडिस्टर्ब सॉइल। जैसे आपकी जो सॉइल है वो कहीं बहुत दिनों से पड़ी हुई है, मतलब कंपैक्ट हो चुकी है, फिर उसको आप खुदाई करके कहीं अलग ले जाके कंपैक्ट करना चाहते हैं। तो जब आपने उसकी खुदाई करके अलग रख दिया तो वो डिस्टर्ब हो गई सॉइल। तो इसी डिस्टर्ब सॉइल और अनडिस्टर्ब सॉइल को ही बोलते हैं थिक्सोट्रॉफी। जब अनडिस्टर्ब की हुई सॉइल कुछ दिनों बाद धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ गेन करती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं थिक्सोट्रॉफी। तो लिखना चाहें तो लिख लीजिए, धीरे धीरे मृदा की सामर्थ्य बढ़ने की प्रक्रिया। धीरे धीरे मृदा के सामर्थ्य की बढ़ने की प्रक्रिया, वो भी कौन सी सॉइल, अनडिस्टर्ब सॉइल। अनडिस्टर्ब सॉइल,
मतलब एक जगह से खोद के अलग कहीं रखी गई मृदा क्या होती है, अनडिस्टर्ब सॉइल होती है। क्लियर हो गया। एक और किया गया आपके सामने, पिक्नोमीटर का प्रयोग किसका निर्धारण करने में किया जाता है। पढ़ाया था आपको पिक्नोमीटर, दो ही चीज से ज्ञात करते हैं, क्या क्या, एक वाटर कंटेंट की मतलब उसमें कितना पानी प्रेजेंट है, दूसरा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या, विशिष्ट गुरुत्व क्या है। पिक्नोमीटर दो ही चीज में यूज किया जाता है, याद रख लीजिएगा। पहला होता है कि मृदा में कितना पानी मौजूद है, और दूसरा उसकी विशिष्ट गुरुत्व क्या, उसकी अलग पहचान क्या है। तो ऑप्शन में साथ हमने बता ही दिया आपको, क्या क्या निकालते हैं, वाटर कंटेंट, इसी को बोलते हैं जलांश, और इसी को बोलते हैं हम लोग विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व का मतलब होता है हर सॉइल की अपनी अलग अलग पहचान होती है, तो इसमें ये मेन रोल निभाता है कौन, स्पेसिफिक ग्रेविटी। दैट इज क्लियर। और क्या दिया गया, मृदा का वर्गीकरण के लिए एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा, जिससे हम निकालते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। Cu = D60/D10। 3-4 टाइप की सॉइल होती है, वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड, सुवर्गीय, कुवर्गीय। ये इस फार्मूले से निकलता है D60/D10 = Cu। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाएगा। कहीं ये वैल्यू दी गई होगी, कहीं ये नहीं दिया होगा, यहाँ से आप निकाल लेंगे। जितना वैल्यू आएगा उससे आप डिफाइन करेंगे कौन सी सॉइल ये है। और क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पारगम्यता परीक्षण में प्रयोग किया जाने वाला नियम क्या है। नियम क्या है, परमिएबिलिटी, पारगम्यता मतलब आर पार चला जाए पानी, उसके लिए कौन सा नियम करते हैं हम लोग, स्टोक का नियम तो उसके लिए करते नहीं, आप लोग पढ़े हैं। डार्सी का नियम पढ़ा लोगों ने। ये नियम इन्होंने क्या दिया था उसको समझ लीजिए पहले से। इन्होंने एक नियम दिया और बताया कि जो पानी है आपका, वाटर है आपका, वो हमेशा ढाल की ओर बहता है। ऐसा होता भी है क्या, पानी कभी ढाल से ऊपर राइज की तरफ बहता है, बिल्कुल नहीं, पानी हमेशा ढाल की तरफ बहता है। तो इस नियम को देने वाले कौन थे, डार्सी साहब थे हमारे। डार्सी ने इस नियम को दिया कि पानी आपका हमेशा प्रोपोर्शनल टू ढाल होता है, जिस तरफ आपकी ढाल होगी उधर ही आपका पानी बहेगा। तो ये नियम किसके लिए है, पारगम्यता के लिए, परमिशिबिलिटी के लिए, परमिबिलिटी। स्टोक ने नहीं, डार्सी ने दिया था परमिबिलिटी का नियम पारगम्यता परीक्षण के लिए। नोट कर लीजिए डार्सी का नियम। तो नोट कर लिए इतनी चीजें, सारी चीजें नोट कर लीजिए, एक बार हट जाते हैं बोर्ड से। थिक्सोट्रॉफी क्या होता है, अनडिस्टर्ब सॉइल को धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करने की प्रोसेस को थिक्सोट्रॉफी। पिक्नोमीटर क्या होता है, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। मृदा का वर्गीकरण क्या होता है, दो फार्मूले बताए, Cu = D60/D10। परमेबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट के लिए नियम लिया जाता है, डार्सी का नियम। नोट कर लिया। चलिए, कैसी लगी आज आपको क्लास, मानते हैं थोड़ा लेट आई, 8 बजे था, पर आज एक इमरजेंसी आ गई, इसलिए आपकी क्लास थोड़ा सा लेट शुरू हुई है, लेकिन ये है आपको पहुंचेगी अभी जल्द ही। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपकी एनर्जी बूस्ट है, तैयारी बढ़िया चल रही है, चेहरे मुस्कान है कि नहीं। तो एक ही चीज़ है, मेहनत को अपनी आदत बना लीजिए, लत बना लीजिए, यही लत आपकी पहचान बन जाएगी। और ज़्यादा कुछ कहना नहीं, पेपर में टाइम कम है, लगातार पढ़िए, हम अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए ला कर रहे हैं। आप भी कुछ करते रहिए, नहीं कि वीडियो आएगा तब पढ़ेंगे, किताब में लगे रहिए, कुछ तो मिलेगा। जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ है सही। हारा वही है जिसने लड़ा नहीं है, क्या है, हारा वही है जिसने लड़ा नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। लेकिन क्या थी, नॉन टेक्निकल की क्लास आप दूसरे चैनल पे देख सकते हैं, सक्सेस ज्वाला जेई। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।